नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा अकादमी अजमेर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने राजस्थान पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की थी ज्योग्राफी में, और उसमें 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा टेस्ट और उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं और व्याख्यात्मक हल भी करवाएंगे उसका। तो पूरे 25 क्वेश्चन आप देखें, उसमें स्तरीय प्रश्न है जो आरपीएससी का जो पैटर्न है वर्तमान में उस पर आधारित है, और कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। इस तरीके से इस टेस्ट सीरीज़ को मैंने व्यवस्थित किया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अग्निवलय निम्नलिखित में से किस एक की विशेषता है। तो आपने अगर सिलेबस को अच्छे तरीके से देखा है तो इसमें व्यापक विशेषताएं पूछी है विश्व भूगोल में। ठीक है, तो व्यापक विशेषताओं में आप देखिए कि यहाँ पर महासागर दिए हैं और एक आर्कटिक क्षेत्र दिया है इसमें, उत्तरी ध्रुव का और दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें ये पूछा अग्निवलय, तो अग्निवलय, अग्नि तो आप जानते हैं आग, और वलय मतलब होता है घेरा। आपने हिंदी भी पढ़ा है, हिंदी ग्रामर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें वलय का मतलब क्या होता है, घेरा होता है। तो अग्नि का घेरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप या आर्कटिक क्षेत्र। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं, कैसे क्या चीज है ये, अग्निवलय होता क्या है। ये है प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक पिंक कलर की एक आउटलाइन बनी हुई है। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रशांत पेटी है। पेटी मतलब मैंने जैसे भारतीय प्लेट बताया था या यूरेशियन प्लेट बताया था, अफ्रीकी प्लेट बताया था पिछली टेस्ट सीरीज का जो एक क्वेश्चन था उसमें। इसी प्रकार इसमें क्या है, प्रशांत मेखला है, और ये प्रशांत जो मेखला है या पट्टी है या प्लेट है, जिसको आप बोल सकते हैं कि इसके चारों तरफ क्या है, ये इन भौतिक क्षेत्रों से या ये भूखंड है, इनसे क्या बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, और ये ज्वालामुखियों की क्या एक श्रृंखला है पूरी की पूरी। ठीक है, और ये क्या पृथ्वी की जो भूगर्भिक हलचलें हैं उनकी वजह से ये प्रसिद्ध है, और ये घेरा बनाती है। देखिए, ठीक है, ये घेरा बनाती है। ये 2 महाद्वीप हो गए आपके, ये तीसरा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इनके ये इतना घेरा बना रखा है, ये वलय है एक तरह से। ये वलय ही क्या कहलाता है, अग्निवलय कहलाता है। और ये कौन से में, प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है, प्रशांत महासागर की विशेषता है अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी है विश्व के जो प्रसिद्ध, देखिए क्राकाटोआ, ठीक है, इंडोनेशिया, माउंट पिंटाओ, माउमेनियन, ठीक है, माउंट गिरिबाल्डी, माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है, इस प्रकार के ये आपके ज्वालामुखी है जो इस वलय के अंतर्गत ही आते हैं, और इनकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अग्निवलय कहा जाता है। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा प्रश्न है, हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी है। तो हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत है, पर्वतमाला है, उसकी एक सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। पामीर, तिरिच, मिरो, अमू दरिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदू कुश है क्या, कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए अपन फिर मैप में देख लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ में आता है। ज्योग्राफी को आप कोशिश करें कि हमेशा
हाँ, तो ये एक फिजिकल या सैटेलाइट मैप से आप देख सकते हैं कि इसमें एक लोकेशन बता रखी है, और ये आप देखिए आउटलाइन बनी हुई है एक भारतीय जो भारतीय भूखंड है, ये यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है, ये वाला एरिया, ठीक है। और पाकिस्तान के अंतर्गत ही ये क्या आता है, एक चोटी आती है तिरचमीरो, ठीक है। वैसे ही अफगानिस्तान में भी फैला हुआ हिंदू कुश, ये पूरा का पूरा क्या है एरिया, ये हिंदू कुश है यहाँ पर, ठीक है, ये हिंदू कुश है, ठीक है। और इस हिंदू कुश पर्वत का या पर्वतमाला का इसमें भारत के इतिहास में बहुत बड़ा रोल है। आप देखते हैं हिंदू जाति, ठीक है, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू शब्द आया कहाँ से, इस पर्वत से आया, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत से ही एक इसके आसपास निवास करने वाली जो धर्म है या धर्मावलंबी जो लोग हैं उनको हिंदू कहा गया, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है हिंदू कुश। और इसकी एक ऊंची चोटी तिरचमीरो, ठीक है, ये वाला एरिया तिरचमीरो 7,708 मीटर इसकी हाइट है, और ये हिंदू कुश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। ये भारत के बाहर देखिए पाकिस्तान वाला एरिया, और पाकिस्तान में ये यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत की चोटी है तिरचमीरो। और हिंदू कुश का विस्तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, कयाल संबंधित है, ठीक है। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए कि कयाल है क्या, ठीक है, तब आप बता पाएंगे कि ओडिशा में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या आंध्र प्रदेश में। कयाल कहते हैं लेगून झील जो होती है उसको कयाल कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है तो वो आपके इस ऑप्शन में पता होना चाहिए आपको। इनके आंसर्स बताते चलते हैं साथ में। ये इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर, और फिर आ जाएगा इसका तिरचमीरो, और फिर आ जाएगा आपके कयाल में केरल। अब इसका थोड़ा सा बता देते हैं कि इसके पीछे का जो व्याख्या है वो कर लेते हैं इसकी। कयाल शब्द होता क्या है? ये केरल का एक मैप है, और केरलाज बैक वाटर बोलते हैं लेगून। लेगून या पश्च जल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस मैप में कुछ कटी फटी सी संरचना है। देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर अरब सागर स्थित है यहाँ पर। तो अरब सागर में जो लहरें आती है वो समुद्री लहरें, अपना जो पानी है वो केरल की मुख्य भूमि के अंदर तक, जब ज्वार आता है तो अंदर तक वो पानी कई बार घुस जाता है, और यहाँ पर उससे क्या बनती है, छोटी छोटी झीलें बनती है। उनको केरल में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। केरला में क्या कहा जाता है, लेगून को कयाल कहा जाता है, ठीक है। अब आपने देखी या नहीं देखी मैं बता देता हूँ। एक आपने मूवी देखी होगी बागी, ठीक है, या वॉर देखी होगी, ठीक है। दो मूवीज़ में केरल की शूटिंग है, और उसमें जो आपने देखा है कि कुछ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो नाव चलाते हैं, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और वो नाव चलाते हैं, वहाँ नाव की प्रतियोगिताएं होती है, ठीक है। तो वो कहाँ पर होती है, इन कयाल में ही होती है, लेगून में होती है। इसको पश्च जल बोलते हैं। पश्च जल मतलब मुख्य भूमि के पीछे कुछ पानी का इकट्ठा होना, और उनसे जो जल भर जाता है वहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं, लेगून को। केरल के प्रसिद्ध लगून को कयाल बोलते हैं। ये देखिए इस प्रकार से वहाँ पर ये नावों की रेस होती है केरल में, ठीक है। और ये रेस
कहाँ पर होती है? लगून में जो कयाल है वहाँ के स्थानीय भाषा में जिनको कहा जाता है उसको कयाल कहा जाता है, केरल में। ठीक है, तो केरल में आंसर हो जाएगा इसका केरल। ठीक है, कयाल किससे संबंधित है? केरल के लगून या पश्चजल बोल सकते हैं, बैक वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर केरल होगा। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जल डमरू मध्य, आपके सिलेबस में एक पॉइंट है जलमार्ग। ठीक है, जलमार्ग, तो जलमार्गों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जल डमरू मध्य होता है क्या है, तब आप बता पाएंगे। तो जल डमरू क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें। देखिए, ये कोई छोटा सागर है या जलराशि है पृथ्वी पर कहीं पे, और ये भूखंड है। ठीक है, ये दो भूखंड है, ये जलराशि है, मतलब जहां पर भरा हुआ। ठीक है, अब देखिए दो भूखंडों के बीच में एक जलराशि है, लेकिन बीच में ये संकड़ी सी संरचना है। ठीक है, ये संकड़ी सी संरचना है। अब देखिए यहां पर वापस ये चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये यहां पर चौड़ा हो जाता है, ये आपने देखा। ठीक है, तो आपने देखा एक डमरू जैसी आकृति बन रही है इसमें। ठीक है, अब ये डमरू जैसी आकृति किसने बनाई? जलराशि ने बनाई। ठीक है, तो जल डमरू, ठीक है, जल ने जो ये यहाँ पर एक शेप बनाया है, ठीक है, जो संकड़े से स्थान से जल मार्ग गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य बोलते हैं। ये डमरू जैसी आकृति बनी यहाँ पे, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? जल डमरू कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लोकेशन पूछी कौन सी सही है या कौन सी गलत है। तो देखिए इसमें जल डमरू मध्य या अवस्थिति, पहली है मलक्का। मलक्का कहाँ पर स्थित है? तो सुमात्रा और इंडोनेशिया के बीच में है क्या? बेरिंग अलास्का रूस के बीच में है क्या? डोबर यूके और फ्रांस के बीच में है क्या? डेविस ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है क्या? तो देखिए इसमें ये गलत होगा, इसमें सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है? ये सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है साहब? ये मलक्का। क्यों नहीं है उसका कारण सुन लीजिए। जो सुमात्रा है वो इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब सुमात्रा या इंडोनेशिया एक ही चीज है, तो ये दूसरा किस में आएगा? तो ध्यान रखिएगा ये किसके बीच में स्थित है? अब अपन ने किसको मान लिया? एक पूरी ये इंडोनेशिया या इंडोनेशिया का एक भाग क्या है? सुमात्रा, एक द्वीप है सुमात्रा। अब ये किसके बीच में स्थित होगा? आपके मलेशिया और सुमात्रा के बीच में स्थित होगा। तब ये आंसर क्या हो जाएगा? आपके राइट हो जाएगा। अगर मलेशिया और इंडोनेशिया या मलेशिया सुमात्रा नहीं है तो ये आंसर गलत है, बाकी तीनों सुमेलित है। ठीक है, बेरिंग अलास्का रूस के बीच में है, डोबर डेविस। ठीक है, इनको मैप में एक बार देखे तो अपन, हाँ, अब ये देखिए अलास्का, ये वाला एरिया है अलास्का। ठीक है, और ये आपके रूस आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? बेरिंग। ठीक है, दूसरी थी आपके डोबर, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डोबर। ठीक है, और तीसरी थी डेविस, फ्रांस और यूके के बीच में। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी बेरिंग। बेरिंग हो गई, डोबर यूके और फ्रांस के बीच में।
ये यहाँ पर डोबर, ये यूके है, ध्यान रखिएगा, ये यूके और ये फ्रांस, ये डोबर हो जाएगा, और ये ग्रीनलैंड, और ये आपके कनाडा। ठीक है, अब अलास्का पूरा का पूरा अलास्का नहीं है, ये सिर्फ ये लाइन बना रखी, ये अलास्का है इसमें। ठीक है, और ये यूएसए के अंतर्गत आता है, जबकि ये कनाडा है। ठीक है, और कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी है? डेविस। ठीक है, ये डेविस, ये बेरिंग होगी, ये डेविस होगी, ये डोबर होगी, ये डेविस, और वो आपके। अब मलक्का बच्ची, तो मलक्का कहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मलक्का यहाँ पर, ये मलेशिया है, और ये सुमात्रा। ठीक है, ये आपके 4 जलडमरू मध्य। ठीक है, जलडमरू मध्य मतलब आप देखें कि यहाँ पर खुला है, फिर संकरा है, फिर खुला एरिया आ जाता है पीछे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जलडमरू मध्य बोलते हैं। ये 2 भूभागों के बीच की बात है, और ऐसी जलसंधियाँ आपको जलडमरू मध्य पूरे पढ़ने हैं। पता नहीं कौन सा पूछे आपको, एक मैंने उदाहरण दिया है। टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न है, भीतरकनिका संरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? ये आपके प्रश्न है जैव विविधता से। ठीक है, जैव विविधता या जो वन्य जीव जो संरक्षण है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, खतरे में जो प्रजातियां हैं जीवों की, उनको बचाने के लिए क्या है? संरक्षित क्षेत्र है। तो ये आपको पूछा गया है, भीतरकनिका संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन एरिया कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, भीतरकनिका संरक्षित क्षेत्र अभी चर्चा में था ये, और कई यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है, अन्य जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। तो उड़ीसा में, और लवणीय जल के जो मगरमच्छ होते हैं, उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए ये क्या है? जाना जाता है। लवणीय जल के मगरमच्छ हैं, उनके संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है, और ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, छठा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, बहुत जो आपने पुराने पेपर अगर देखे हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, उलझाने वाले। ठीक है, केवल व्यास और चिनाब, केवल व्यास और रावी, केवल व्यास, चिनाब और सतलुज। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना। ठीक है, तो आपने अगर नदियां पढ़ी हैं, ठीक है, भारत की नदियां पढ़ी है, और पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके प्रश्न टकराएगा ऐसे नदियों का। ठीक है, तो मैंने एक राज्य का पूछा है इसमें, और ये सब मुख्य नदियां हैं भारत की मुख्य, कोई भी गौण नदी नहीं है जो आप छोड़ दो कि ये तो बहुत डीप चीज है, ज़्यादा डीप नहीं है। ठीक है, ये कॉमन जो नदियां हैं या जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने ये प्रश्न लिया है। ध्यान रखिएगा, इसमें ये 5 नदियां, ये पांचों की पांचों कहाँ से होकर बहती है? ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ठीक है, एक ये तो आपको स्पष्ट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यमुना है जो आपके जो हिमाचल प्रदेश है उसके बस इधर कि यहाँ पर तो एचपी है, यहाँ पर उत्तराखंड है, तो बॉर्डर पर बहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण हिस्से और उत्तराखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से से ये बॉर्डर पे लगभग बहती है, तो इसका बहुत कम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से गुजरता है यमुना नदी का। तो ध्यान रखिएगा, यमुना नदी भी इस किस राज्य से होकर बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, लेकिन बहुत कम इसकी सीमा लगती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे यमुनोत्री जो यमुना का उद्गम है वो कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। ठीक है, तो कई जने वहाँ पर गच्चा खा जाते हैं कि ये तो यमुनोत्री तो उत्तराखंड में है साहब। ठीक है, यमुनोत्री उत्तराखंड में है तो हिमाचल प्रदेश से कैसे बहेगी? ठीक है, तो बिल्कुल एक बॉर्डर पे एक छोटी सी आप बोल सकते हैं सीमा लगाती है यमुना नदी। चलिए, 7वां प्रश्न है, सालार, बांस, सेमल, पलाश, खैर, सफेद धौंक आदि वृक्ष राजस्थान में
पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अरावली क्षेत्र पहला ऑप्शन है, अरावली के पश्चिमी ढालों पर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अरावली के दक्षिण पूर्वी भागों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी क्षेत्र आएगा। ठीक है, सालार, बांस, सेमल, पलाश, खैर, सफेद, धौंक। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये चारों ही ऑप्शन, ठीक है, राइट लगेंगे। क्यों लगेंगे? जब आप वनस्पति पढ़ेंगे राजस्थान में तो ये जो वृक्ष हैं आपको सभी में कुछ ना कुछ आपको एक एक मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत घुमा के रखा, आपको इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक कठिन प्रश्नों का आपको आदत पड़ जाए कि कोई प्रश्न ऐसा गंभीर गूढ़ प्रश्न आ जाए कि जिसमें आपको असमंजस की स्थिति आ जाए, तो एक ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहें। लेकिन ये वृक्ष जो है आपको इन सब में मिलेंगे। जैसे बांस है वो दक्षिण अरावली में मिलेगा, दक्षिण पूर्वी अरावली मिलेगा। ठीक है, पलाश है वो दक्षिण अरावली मिल जाएगा, खैर का, धौंक का, ये अरावली क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये पूरे के पूरे अरावली के उधर भी पाए जाते हैं, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में ये क्या पाए जाते हैं? ये वृक्ष पाया जाता है, तो इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। फिर देखिए, सीरोजम मिट्टी का अन्य नाम है। ठीक है, तो अगर आप क्लास में बैठे हैं तो मैंने आपको मिट्टियां पढ़ाई थी राजस्थान की, और उसमें एक चीज बताई थी, सीरोजम मिट्टी का अन्य नाम क्या है? धूसर मिट्टी। धूसर क्या होता है? भूरे कलर की। ठीक है, धूसर मतलब होता है धूल जैसा कलर। धूल कैसी होती है साहब? भूरी कलर की होती है। ठीक है, तो सीरोजम मिट्टी का अन्य अंतर्राष्ट्रीय नाम है सीरोजम। ठीक है, सीरोजम धूसर मिट्टी का अपने तो क्या बोलते हैं कि धूसर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नाम इस मिट्टी का क्या है? सीरोजम है। अंतर्राष्ट्रीय नाम धूसर मिट्टी क्या है? सीरोजम। इंटरनेशनल लेवल पर इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? सीरोजम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जैव विविधता वाला क्वेश्चन है और कई बार आता है, कई बार रिपीट होता है। ठीक है, तो आप इनमें से एक ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, अभी इसमें पूरा टॉपिक ही क्लियर करा दूंगा। जैव विविधता आपको पूरे विश्व की बता देंगे एक ही मैप में। ठीक है, बात ही खत्म, बुक उठानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का तप्त स्थल, जैसे आप वाईफाई चलाते हैं तो उसमें एक हॉटस्पॉट आप पढ़ते हैं स्मार्टफोन में। तप्त का मतलब हॉट, स्थल का मतलब स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ये नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जहां पर अच्छी वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है, अच्छी वनस्पति उगती है, पेड़ पौधे उगते हैं, और वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, या कोई सागर है, समुद्र है, वहां पर अच्छी परिस्थितियां हैं, वहां का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, अनुकूल है, मीडियम लेवल का है, तो वहां पर भी क्या जो जलीय जीव है उनकी संख्या या विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो हॉटस्पॉट कौन सा होगा? जहां पर ज़्यादा वन्य जीव जंतु या जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वो क्या होगा? तप्त स्थल, हॉट स्पॉट। ठीक है, जहां पर उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए पूर्वी हिमालय, तो हिमालय तो आप देखिए कि बहुत बड़ा है, लेकिन पूर्वी हिमालय में भी ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट आप बात करते हैं, भारत का नॉर्थ ईस्ट, असम, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड। ठीक है, तो इस प्रकार के जो राज्य हैं वहां पर आप देखिए बहुत ज्यादा जंगल है, बड़े लेवल पर जंगल है, और उनमें क्या विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये तो क्या होगा? राइट होगा, बिल्कुल पाए जाते हैं वहां पर, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है ये पूर्वी हिमालय। फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो इसको मैप से समझा देते हैं। अब देखिए आपको हॉट स्पॉट कौन सा, जो डार्क ऑरेंज कलर का जो एरिया दिख रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इस मैप में डार्क जो आपको दिख रहा है ये एरिया, वो क्या है? वहां पर सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उसमें पहला क्या था? पूर्वी हिमालय। तो देखिए साहब यहाँ पर पूर्वी हिमालय देखिए आप, ये वाला आपको एरिया
पूरा का पूरा जैव विविधता से भरा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो वो वाला एरिया, और ऑप्शन में भी वही है, पूर्वी हिमालय। फिर देखिए आपके एक दे रखा है भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर का एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया क्या बहुत डार्क है, तो ये यहाँ पर भी जीव जंतु पाए जाते। क्यों पाए जाते हैं साहब? ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर, ना ज्यादा ठंड पड़ती है, ये इक्वेटर से थोड़ा दूर है। एक आपके उसमें था कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया पूरा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में इस एरिया में क्या है, जैव विविधता ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और कौन सा था, सहारा। ठीक है, 3 तो ये राइट है इसमें कि हाँ साहब यहाँ पर कौन सा, मेडिटेरेनियन बेसिन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, और ऑस्ट्रेलिया भी कौन सा, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और मेडिटेरेनियन सी का जो चारों ओर का ये एरिया है, देखिए इसके आसपास जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था। और सबसे ज्यादा जैव विविधता आप देखिए कि ब्राजील के जो रेन फॉरेस्ट हैं, वर्षावन ब्राजील के, अमेज़न, नदी का जो वर्षावन है, ठीक है, ये क्या है, जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है विश्व में। ठीक है, इसको पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। आरएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है और आपके भी रिपीट हो सकता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसे कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। किसे कहा जाता है, ब्राजील के जो वर्षावन है, अमेज़न वर्षावनों को क्या कहा जाता है, तो ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर विविध प्रकार की तो वनस्पति पाई जाती है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, और विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अगर आप देखें जैसे नेट पे ढूंढ के देखें तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यहाँ पे आपको विविध प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। ठीक है, वनस्पति विभिन्न प्रकार की मिलेगी। इसके अलावा देखिए ये एरिया जो कैलिफोर्निया वाला एरिया है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, या आपके जो बोलीविया ये वाला एरिया है, वेनेजुएला, बोलीविया, ठीक है, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये अफ्रीका का ये जो पूर्वी तट है वहाँ पर, ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका वाला एरिया, ठीक है, और ये फिलीपींस वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है जैव विविधता। ठीक है, तो ये आपके इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सहारा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज बताना, आंसर तो बताना भूल ही गए कि सहारा एरिया, देखिए सहारा ये एरिया है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल में जैव विविधता आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो ये आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है। तो कौन सा नहीं है साहब, सहारा, क्योंकि रेत ही रेत है। ठीक है, मरना थोड़ी जीव जंतुओं को इतनी गर्मी में, कोई खाने को नहीं, वहां पर पीने को नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें, जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा नहीं है, सहारा नहीं। तो इसमें नहीं, आप अगर बात करते हैं नहीं की, तो सहारा नहीं है साहब, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊंटों की 50% संख्या किस नस्ल से संबंधित है। ठीक है, इसमें शब्द थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, संबंधित है। ठीक है, संबंधित है, तो बीकानेरी नस्ल ऊंट की, जैसलमेरी नस्ल ऊंट की, गोमट या जोधपुर। ठीक है, अब इतना डीप तो कौन पूछता है साहब, लेकिन हमारे जो राजस्थान राज्य है उसका वन घरेलू श्रेणी में जो राजकीय पशु है, ठीक है, वो कौन सा है, ऊंट है। ठीक है, तो ऊंट का तो विशेष महत्व है राजस्थान को लेकर, इसलिए प्रश्न बिल्कुल यहां से बन सकता है कि हाँ साहब यहाँ पर ऊंट तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ राजस्थान की बात ही नहीं हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है कि हाँ, कि बताइए कि भारत में जितने भी ऊंट पाए जाते हैं उनमें 50% जो आबादी है ऊंटों की, वो कौन सी नस्ल से संबंधित रखती है, तो ध्यान रखिएगा बीकानेरी नस्ल। सबसे श्रेष्ठ नस्ल, सॉरी श्रेष्ठ नहीं, सबसे ज्यादा जो ऊंटों की संख्या है वो किसकी, बीकानेरी ऊंटों की
पाई जाती है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और एक आपके इसमें क्वेश्चन याद आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में। कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर। और बीकानेर में भी कहाँ पर? लाडेरा, लाडेरा नाम की एक जगह है वहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान व बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों से कौन से पक्षी राजस्थान के अभ्यारण्यों में आते हैं? अब आपने तो पता नहीं कैसे कैसे सिंपल से क्वेश्चन आज तक देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल अब नए प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखते हैं रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। वो पहले वाला आपको पैटर्न नहीं मिलता है एग्जाम में कि कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जा रही। कुछ एक प्रश्न जो होंगे जो मेरिट तय करेंगे। देखिए स्पष्ट बता देता हूँ जो वास्तविकता है एग्जाम्स की, ठीक है, कि जो कॉमन क्वेश्चन है वो कई कई सालों से पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। 2016 में आई थी पिछली एसआई की वैकेंसी और अब आई है, ठीक है। तो इन 4 सालों में तो किताबें रट ली है, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लो सबको याद है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन है वो मेरिट तय करेंगे और फाइनल जो सिलेक्शन है उनमें ये क्वेश्चन आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इस टाइप के जो नए बिल्कुल अब तक किसी ने पढ़े ही नहीं है, ठीक है, या बहुत कम ये चीज़ें आपको मिलती है एग्जाम में, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो छूटेंगे नहीं आपके, ठीक है। पता नहीं कहाँ पे ये कनेक्ट हो, कौन सा फैक्ट कहाँ पे आपके काम में आए घूम फिर के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल नए प्रकृति का प्रश्न, पाकिस्तान व बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों से कौन से पक्षी राजस्थान के अभ्यारण्यों में आते हैं? तो कोमडक, डेमोसाइल क्रेन जिसको आप क्या बोलते हैं, कुर्जा बोलते हैं क्या, कुर्जा, ठीक है। फ्लेमिंगो और पेलिकन, पेलिकन मैंने आपको क्लास में बताया था अगर याद हो तो, ठीक है। जैसे आना सागर में आते हैं वो बड़े से बगुले टाइप में, लंबी चोंच वाले और भारी बगुले बड़े वाले, ठीक है, उनको पेलिकन बोलते हैं। और फ्लेमिंगो भी इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लेमिंगो की जो पंख होते हैं वो हल्के से पिंक कलर के होते हैं क्योंकि वो शैवाल, ठीक है, शैवाल खाते हैं और वहाँ पर उनका जो शरीर है वो थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाता है। अब देखिए इसमें मैं आंसर बता ही देता हूँ, आंसर होगा इसमें तिलोर इंपीरियल सैंड ग्राउंड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बात हो रही है और बलूचिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की बात हो रही है तो वहां से राजस्थान में कहाँ? तो जहां पर राजस्थान की और पाकिस्तान की सीमा बनेगी वहां पर आपको क्या देखना है, वो एरिया देखना, वहां पर कौन कौन से अभ्यारण्य है जहां पर यहाँ से पक्षी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपने बिल्कुल ये तिलोर और इंपीरियल सैंड ग्राउंड जरूर पढ़े और कहाँ पर पढ़े? गजनेर अभ्यारण्य। कहाँ पढ़े? गजनेर अभ्यारण्य में, ठीक है, बीकानेर, ठीक है। गजनेर अभ्यारण्य में जो बड़बट पक्षी आपने सुना है या रेत का तीतर है उसको क्या बोलते हैं? इंपीरियल सैंड ग्राउंड बोलते हैं। और तिलोर इसी प्रकार का एक पक्षी होता है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है, थोड़ा भूलेंगे नहीं आप जीवन में कभी। ये तो होता है इंपीरियल सैंड ग्राउंड, रेत का तीतर, ठीक है, रेत में घोंसला बनाता है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और गजनेर अभ्यारण्य में आपने पढ़ा होगा इसको कि बड़बट पक्षी कहाँ पाया जाता है? गजनेर अभ्यारण्य में और बीकानेर में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है रेत का तीतर, देखिए आप इसमें रेत में घोंसला बनाकर रहते हैं ये। और ये तो हो गया बड़बट, या इसको आप क्या बोलते हैं? इंपीरियल सैंड शब्द आ रहा है, देखिए इसमें सैंड ग्राउज, ठीक है। तो रेत के जो तीतर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंपीरियल सैंड ग्राउज बोलते हैं, या अपने राजस्थान में इसको बड़बट पक्षी बोलते हैं,
बड़बट तीतर, ठीक है। ठीक है, कहाँ पर? गजनेर में, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। दूसरा पक्षी है इसमें तिलोर। तिलोर क्या होता है? ये होता है साहब तिलोर। तिलोर ये होता है, ठीक है। तो ये तिलोर पक्षी कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र से आते हैं। और वहां से जब ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो बीच में कौन सा अभ्यारण्य आता है इनके? आपके गजनेर अभ्यारण्य आता है, तो वहां पर। और एक आपके उधर आप देखें जैसलमेर में मरु राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर भी ये आपके तिलोर देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से, ठीक है, तिलोर ये पक्षी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तिलोर और इंपीरियल सैंड ग्राउंड कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान और बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दमन गंगा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अब आप देखिए इसमें गंगा शब्द देखते हैं सीधा सा। तो गंगा तो साहब कहाँ पर है? गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, केरल में है। हाँ, यूपी से गंगा जरूर बहती है, ठीक है, यूपी से जरूर बहती है। यूपी की प्रमुख नदी है गंगा यमुना, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश करके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सिर्फ गंगा नहीं पूछ रहा है, ठीक है, दमन गंगा पूछ रहा है, ठीक है। तो दमन आप देखिए गुजरात के पास पड़ता है, ठीक है, गुजरात के पास पड़ता है। तो इसमें ये दमन गंगा, वहाँ पर एक नदी है, दमन गंगा नदी कहाँ पर है? गुजरात, गुजरात की एक नदी है, ठीक है। तो ये दमन गंगा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? गुजरात की है, ना कि यूपी की, ठीक है। तो इसलिए गलत नहीं करना आपको। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस एक के तट के निकट पाई जाती है? अब प्रवाल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रवाल क्या होता है? तो प्रवाल मैं बता देता हूं आपको, मूंगे को बोलते हैं। आप अंगूठी में एक रेड कलर का या थोड़ा मरून कलर का क्या पहनते हैं? एक नग पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूंगा बोलते हैं, ठीक है। और मूंगा क्या होता है? एक जीव का घर होता है, ठीक है। जैसे अपन घर बनवाते हैं, वैसे ही एक समुद्री जीव होता है। वो क्या, जहाँ पर उसको अनुकूल दशाएं मिलती है वहाँ पर वो क्या करता है? चट्टानों पर अपना घर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? मूंगा बोलते हैं। और अपन उसको तोड़ के क्या अंगूठी बना लेते हैं, स्वार्थी जीव है, ठीक है। तो मूंगे को ही शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में क्या बोलते हैं? मूंगा बोलते, प्रवाल बोलते हैं। और भित्ति मतलब दीवार या चट्टान, ठीक है। मूंगों ने अपनी कॉलोनी कहाँ बनाई है सबसे बड़ी? ये पूछ रहा है विश्व में, ठीक है। तो क्यूबा, मोजाम्बिक, फिलीपींस या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको अगर एक शब्द याद है, एक शब्दावली याद है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कौन से तट के निकट है? ये प्रवाल भित्ति कौन सी है सबसे बड़ी? ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। दो प्रश्न तैयार होते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। और दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ साहब, कौन से देश के तट के निकट पाई जाती है? तो मैं बता देता हूं क्या होता है। ये होती है ग्रेट बैरियर रीफ। मूंगों ने अपनी बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई है, ठीक है। तो मूंगा जो समुद्री जीव होता है उसने अपनी क्या बनाई है? कॉलोनी बनाई है सबसे बड़ी। और आपने ये टीवी में कभी ना कभी इस प्रकार की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं, भौतिक संरचनाएं, वो जरूर देखे। इसको क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति बोलते हैं। प्रवाल भित्ति, ठीक है।
और ये कौन सी प्रवाल भित्ति है? ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्वींसलैंड के तट पर ऑस्ट्रेलिया में एक क्वींसलैंड क्या एक राज्य है, जैसे भारत में राजस्थान है वैसे क्वींसलैंड वहां पर एक राज्य है, और ऑस्ट्रेलिया के इस तट पर ये पाई जाती है। कौन से तट पर? तो देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पर, ये इसमें एक और देख सकते हैं आप नमूना, ग्रेट बैरियर रीफ कैसे होती है, ऐसी होती है। मोंगो ने अपना घर बना रखा है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ये क्वींसलैंड, ठीक है, क्या लिखा है? क्वींसलैंड लिखा है यहाँ पर, क्वींसलैंड, ठीक है। और ये रेड कलर का हिस्सा है, ये इस क्वींसलैंड का क्या है? छोर है, तटीय एरिया है। ये लाइन जो आपको दिख रही रेड कलर की, ये वाली क्या है? इसकी तटीय सीमा है। और ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कितनी लंबी है, देखिए आपके पूरा एरिया जो क्वींसलैंड का है पूरा ऊपर से यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत लंबी आपके ग्रेट बैरियर रीफ है और ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में है, देखिए, ठीक है, इस एरिया, ये जो आउटलाइन आपको दिख रही रेड कलर की, ये कौन सा एरिया है? ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हिस्सा है? ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर। तो कौन सा? उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के तट पर, तट के निकट पाई जाती है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें प्रश्न, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना परिखा, परिखा मतलब होता है खाई, गड्ढा, गर्त, ठीक है, डायमेंटिना परिखा कौन से महासागर में स्थित है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में भी कहां पर? तो देख लीजिए, ये हिंद महासागर देखिए, इंडियन ओशियन लिखा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, और इसमें ये देखिए डायमेंटिना वर्ड आ रहा है, ठीक है, डायमेंटिना गर्त, गर्त मतलब खाई, कहाँ पर है? परिखा। तो इसकी जो गहराई है वो देखिए 7109 मीटर या 23,028 फीट गहरा गड्ढा है। कहाँ पर? हिंद महासागर के अंदर, ठीक है। तो हिंद महासागर के अंदर है और ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उधर की तरफ तो अपन ने यहाँ पर तो क्या देखी थी? वो ग्रेट बैरियर रीफ देखी थी, और इधर की तरफ क्या है? ये डायमेंटिना गर्त है, खाई है, ठीक है, ये जावा है, ठीक है, ये भी आपके जावा ट्रेंच, ये भी हिंद महासागर में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको प्रश्न विशेषताओं में पढ़ने हैं और क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच का, सुंडा उसका आता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन है, लेकिन मैंने थोड़ा हटके, गग्गर के बाढ़ कृत, यहां पर आपको बाढ़ करना है, बाढ़ है,
घग्गर के बाढ़कृत मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा अपने क्लास में तो बताया था कि घग्गर नदी है वो मैंने आपको बताया था शिवालिक श्रेणी, हिमालय पर्वतमाला की शिवालिक श्रेणी से एक नदी बहकर आती है। घग्गर कहाँ से आती है? शिवालिक या बाह्य हिमालय। और वहां पर भी कौन सा है? शिमला के पास एक कालका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कालका से एक नदी निकल कर आती है घग्गर। तो घग्गर हिमालय पर्वत से बहकर आती है राजस्थान में और अपने साथ बाढ़ लेकर आती है। बहुत ज्यादा बारिश होती है ना इस श्रेणी में, जब किस में बाढ़ आती है? घग्गर नदी में बाढ़ आती है और वो अपने साथ क्या लेके आती है? भूरी मटियार दोमट जो मिट्टी है वो बहाकर लेके आती है, ठीक है। और पिछली सीरीज में मैंने पूछा था कि घग्गर में जो चावल होता है वो इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। घग्गर नदी में बासमती जो चावल होता है वहाँ के मैदानी एरिया में, और जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर हनुमानगढ़ जंक्शन, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आ चुका है, हनुमानगढ़ जंक्शन कस्बे में ये पानी इस बाढ़ का घुस जाता है, ठीक है। तो ये जो हनुमानगढ़ जंक्शन कस्बे में इस बाढ़ का पानी घुसता है, घग्गर की बाढ़ का, वो क्यों घुसता है कि ये हनुमानगढ़ जंक्शन जो है ये घग्गर नदी के जो पेटे बहाव क्षेत्र है उससे थोड़ा सा नीचे बसा हुआ है, ठीक है। तो जब बाढ़ का पानी आता है तो हमेशा ढलान की तरफ, ठीक है, नीचे इलाकों में बढ़ता है। आप जब शहरों में बारिश देखते हैं तो निचले इलाकों में जैसे पानी भर जाता है ना, वैसे घग्गर के निचले इलाके कौन सा है? ये नीचे बसा हुआ शहर है घग्गर के मैदान से, ठीक है, बहाव क्षेत्र से नीचे बसा हुआ हनुमानगढ़ जंक्शन, तो उसमें पानी भर जाता है। तो ये प्रश्न भी आ चुका है 2-3 बार एग्जाम में, ये आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूरी मटियार दोमट मिट्टी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है। तो ये तो आपने सुना होगा, बरमूडा क्या है? बहुत रहस्यमयी जगह है ये विश्व में भौगोलिक दृष्टि से, और इसका अभी शोध चल रहा है कि वहाँ पर आप देखते हैं कि कोई वायुयान इस क्षेत्र से गुजरता है, भौगोलिक क्षेत्र से, और कोई पानी का जहाज है तो वो वहाँ पर कहते हैं गायब हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है इस पर अभी शोध चल रहा है। कुछ तो अर्थ की ग्रेविटी को मानते हैं, या जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वहाँ पर ऐसी हैं जिनकी वजह से वहाँ पर जो वायुयान है या जो जहाज हैं पानी के वो डूब जाते हैं या गायब हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, ठीक है। तो बरमूडा त्रिकोण ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, यूएसए के तट पर, कनाडा के तट पर, दक्षिण अफ्रीका के तट पर, चिली के तट पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैप में कहाँ पर स्थित है, आप खुद ही देखिए, ठीक है। आपका देखा हुआ ज़्यादा आपके काम में आएगा समझा हुआ। ये वैसे कोई ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये 3 जो बिंदु हैं, फ्लोरिडा कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। ये आपके कौन सा राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है। यूएसए के अंतर्गत एक राज्य है फ्लोरिडा, ठीक है। अब यहाँ ये बिंदु आ गया फ्लोरिडा। आप देखिए एक त्रिकोण सा बना हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, धुंधला सा, ठीक है। ये प्यूर्टोरिको, कैरेबियन सी में क्या है? कैरेबियन समुद्र में एक द्वीप समूह है पुर्तोरिको, ठीक है। पुर्तोरिको, ये बरमूडा, ठीक है, बरमूडा एक द्वीप है, ठीक है। अब क्या बन रहा है? एक त्रिकोण। जब कहते हैं कि यहाँ पर, वैसे ये ध्यान रखना, ये बरमूडा यूके के अंडर में आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में आता है, ठीक है। अब बरमूडा इस ट्रायंगल में कोई भी वायुयान प्रवेश करता है, कोई भी जहाज प्रवेश करता है, पानी का जहाज, तो कहते हैं कि वो रास्ता भटक जाता है। वहाँ पर कंपास वगैरह जो भी मशीन होती है, दिशा सूचक जो यंत्र होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और ऐसा तो ग्रेविटी की वजह से हो सकता है या मौसमी गतिविधियों की वजह से हो सकता है, लेकिन इस पर भी काफ़ी शोध चल रहा है,
ठीक है, तो ये ट्रायंगल बनता है 3 जगहों के बीच में। ठीक है, 3 जगहों के बीच में क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये किसके तट पर है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर है ये बरमूडा ट्रायंगल। ये यूएसए का समुद्री तट है। यहाँ पर कौन सा, अब आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ ले कि बरमूडा ट्रायंगल किन 3 के बीच में है, तो बरमूडा, पोर्टोरिको और फ्लोरिडा। ठीक है, तो ये तीनों के बीच में है। लेकिन अब पूछ ले कि कौन से समुद्र में है, तो अटलांटिक ओशियन, आपको अटलांटिक महासागर, कौन से महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है ये आपके बरमूडा ट्रायंगल। ये आपको आंसर करना है इसमें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर अवस्थित है बरमूडा त्रिकोण। ठीक है, कई प्रश्न तो मैंने खुद ने बनाए, कहीं एग्जाम में नहीं, सॉरी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, आपका कॉमन नॉलेज कितना है उसको भी जांच लेता है कई बार परीक्षक। ठीक है, ये चर्चा में रहता है कई बार, बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिकोण। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए, पूर्वी घाट के दक्षिण में स्थित पहाड़ियां हैं। अब आप पश्चिमी घाट पढ़ते हैं, ठीक है, सह्याद्री, कलसूबाई, दोदा बेटा, अन्नामलाई। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पढ़ते हैं आप। लेकिन अब क्या पूछा, पूर्वी घाट के दक्षिण में स्थित पहाड़ियां, ये नए जो प्रश्न है जो अभी तक पूछे नहीं गए। तो आप देखिए दक्षिण में कौन सा है, अन्नामलाई, ये आपके नीलगिरी क्षेत्र के पास पड़ती है। नीलगिरी आपके केरल और तमिलनाडु। ठीक है, मैप में बता देते हैं। ये देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ये आपके जावादी है, ये शेवराय। ठीक है, और ये आपके कार्डामम हिल्स। ठीक है, कार्डामम। लेकिन इसने बात की है कि पूर्वी घाट पर, ये तो पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये सह्याद्री पर्वतमाला, और यहाँ पर ये इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसको आप कार्डामम हिल्स को क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और यही आपके क्या आ जाता है, वो नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी आ जाती है। अन्नामलाई भी यहीं पर है। ठीक है, अन्नामलाई इसमें दे नहीं रखी है। चलिए, तो ये कौन सी है, ये तो पश्चिमी घाट की है, और ये इलायची की पहाड़ियाँ आपके, और अन्नामलाई भी यहीं पर। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, या आपके कार्डामम, इलायची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, पश्चिमी घाट, सह्याद्री, ये सब कौन सी है, पश्चिमी घाट पर है। लेकिन ये जावादी हिल्स, शेवराई की पहाड़ियाँ, ये कौन सी घाट पर है, पूर्वी घाट पर है। ठीक है, भारत के पूर्वी घाट पर। ठीक है, तो ये जावादी हिल्स और शेवराई की पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट पर है। पूर्वी घाट में भी दक्षिण है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट आ जाता है, ये पूर्वी घाट, और इसके दक्षिण में कौन सी, जावादी हिल्स, तमिलनाडु में। कहां पर करनी है, तमिलनाडु में। जावादी हिल्स कहां पर है, तमिलनाडु में। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल्लामलाई, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये है तो पूर्वी घाट में ही, लेकिन ये है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से ऊपर कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है दक्षिण, तो दक्षिण में कौन सी होगी, जावादी। पूर्वी घाट के दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में कौन सी स्थित है, जावादी। उससे ऊपर है नल्लामलाई, और अन्नामलाई और नीलगिरी
पश्चिमी घाट में। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है, मतलब सही नहीं है। असंगत मतलब गलत। ठीक है, चीन का मैनचेस्टर। ठीक है, अब ये मैनचेस्टर क्या है साहब, आप न्यूज़पेपर पढ़े, फुटबॉल के शौकीन हैं, फुटबॉल देखने के, तो एक क्लब है। ठीक है, एक टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम का एक क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन ये मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सूती कपड़े के आप व्यापारिक केंद्र बोल सकते हैं मैनचेस्टर। ठीक है, तो जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड का ये क्षेत्र, ठीक है, यूके का ये क्षेत्र मैनचेस्टर क्षेत्र क्या हुआ, सूती वस्त्र उद्योग के लिए और बाकी उद्योगों के लिए क्या बहुत तेजी से विकसित हुआ था। इसलिए इसका इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, मैनचेस्टर। ठीक है, चेस्ट का मतलब आप खजाना पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैनचेस्टर क्या, यूके, यूके का एक क्या है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि मैनचेस्टर कहाँ का औद्योगिक केंद्र है, तो यूके का। कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र का। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लेकिन मैंने थोड़ी और आगे की चीज पूछ ली है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो ही गया इसमें, लेकिन चीन में कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का, तो शंघाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, यूएसए का मैनचेस्टर कौन सा है, लावेल, बिल्कुल सही है साहब। हाँ, इसमें एक ध्यान रखिएगा, न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। ठीक है, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, लावेल क्षेत्र किसमें आता है, न्यू इंग्लैंड, यूएसए में। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर, बिल्कुल ओसाका सही है साहब। ठीक है, अब आता है भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को नहीं, अहमदाबाद को तो पूर्व का बोस्टन कहते हैं, पूर्व का बोस्टन। मैनचेस्टर कौन सा होगा, मुंबई। भारत का मैनचेस्टर कौन सा होगा, मुंबई। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कौन सा होगा, मुंबई। तो इसमें कौन सा एक असंगत है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा, ये। क्यों, क्योंकि अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन कहलाता है, भारत का मैनचेस्टर मुंबई कहलाता है। ठीक है, आप देखते हैं भिवंडी वगैरह वगैरह खूब उसमें सूती वस्त्र उद्योग की केंद्र देखते हैं। भारत के परिवहन गलियारों के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन है। ठीक है, आपके सीधा सीधा सा बिंदु है सिलेबस में, भारत के परिवहन गलियारे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा चर्चा में तो यही है अभी। ठीक है, तो इसमें देखिए असत्य कथन बताना है, गलत कौन सा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है साहब, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर, सिलचर पड़ता है असम, इसको पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल पूर्व से पश्चिम ये हो जाएगा। फिर दोनों गलियारों का संगम भोपाल में होता है, अभी बताएंगे होता है कि नहीं होता है। भारत का NH44 और NH27 इसका हिस्सा बिल्कुल है। ठीक है, इस गलियारे का हिस्सा कौन सा है कि भाई उत्तर से दक्षिण तो NH44 सबसे लंबा NH भारत का, और ये NH जो 27 है ये पूर्व पश्चिम गलियारे में आता है, और ये आता है उत्तर दक्षिण गलियारे में, नॉर्थ साउथ में ये और ईस्ट वेस्ट में ये। ठीक है, अब देखिए मैप में बता देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, ये प्रश्न इसमें किया गया है। ठीक है, तो कहां काटते हैं एक दूसरे को, वो मैप में देखेंगे तब पता चलेगा। हाँ, ये देखिए इसमें दे रखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हाईवे। ठीक है, तो ये जो ऊपर से आ रहा है कौन सा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण, और ये पोरबंदर गुजरात और असम के सिलचर को जोड़ रहा है। ठीक है, ये सिलचर और ये यहां पर पोरबंदर। गांधी जी का जन्म स्थान। ठीक है, ये सिलचर असम में। अब ये पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो भोपाल में नहीं काटते हैं साहब। ठीक है, इसका आंसर होगा झांसी, यूपी में, जबकि भोपाल थोड़ा नीचे पड़ जाता है।
भोपाल यहाँ पड़ जाता है, एमपी की कैपिटल, ठीक है। काटता कहां पर है? झांसी में। तो इसमें आंसर में क्या दे रखा था, विकल्प में क्या दे रखा था? भोपाल दे रखा था, वो विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या करना है? भोपाल की जगह अपन को क्या करना है? झांसी करना है। झांसी में एक दूसरे को काटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जनगणना भी है साहब राजस्थान की आपके सिलेबस में। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न जो बार बार आता है और व्याख्यात्मक इसका हल भी अभी बताएंगे क्या। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात पूछा। ये 2-3 एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब इसमें डेटा थोड़ा घुमा फिरा के, तो ध्यान रखिएगा 75-25 का आंसर होगा, ठीक है। एग्रीगेट तो इसमें 74.9 और 25 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 75% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? राजस्थान की गांवों में निवास करती है। और नगर में, शहरों में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 25%, ठीक है। एग्रीगेट दे रखा है मैंने, ये लगभग दे रखा है। तो इसमें कौन सा अनुपात सही होगा? 75% ग्रामीण और 25% शहरी। ये आपके इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योग भी है, उद्योग और विकास की संभावना है। तो अभी चर्चा में कौन सा है साहब? तो रिफाइनरी बहुत चर्चा में है, वहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। मैं इसका आपको बताता हूं आंसर। हाँ, राजस्थान में निर्माणाधीन ऑयल रिफाइनरी में राजस्थान सरकार का अंश मतलब हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। हिस्सेदारी कितनी है? तो 26%। ये आरएस में आ चुका है क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा रिफाइनरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान के विकास के लिए। 74% किसका है? एचपीसीएल का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपी पे आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने, ठीक है। तो उस कंपनी की हिस्सेदारी कितनी है? 74% है। और राजस्थान सरकार की कितनी है? 26% हिस्सेदारी है इसमें, ठीक है। शेयर आप जिसको बोलते हैं, भाग कितना है राजस्थान सरकार का? 26% और 74% हिस्सेदारी एचपीसीएल की। फिर देखिए ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट अभी समाचारों में बहुत चर्चा में है। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो हमारे प्रधानमंत्री जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ठीक है। इसके पीछे कारण ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाता है तो इसमें जो बजट आएगा उसमें अधिकांश हिस्सा कौन खर्च करेगा? केंद्र खर्च करेगा। यही सोचकर हमारे मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार कि राजस्थान सरकार का पैसा ज्यादा नहीं लगे, इसमें केंद्र सरकार का बजट आए और इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाए, इस परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना। लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान के कितने जिले शामिल है इसमें? तो ध्यान रखिएगा पूर्वी राजस्थान के 13 जिले कौन कौन से? तो उत्तर से आप ध्यान रखिएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक कौन सा रह गया इसमें? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। हाँ, सवाई माधोपुर एक है। अब ये 13 जिले किसमें शामिल है? ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, ERCP बोलते हैं, पूर्वी राजस्थान परियोजना। इसमें अब इसमें होगा क्या, थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि चंबल नदी है। चंबल में आप देखते हैं अभी कोटा में बहुत ज्यादा इधर चंबल की साइड में बाढ़ आई, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इसका जो अतिरिक्त पानी है वो वर्षा काल में हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो बहकर चंबल का पानी यमुना में, यमुना का पानी आपके गंगा में, और गंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में, कोई यूज नहीं होता उस एक्स्ट्रा पानी का, ठीक है। तो अगर ये परियोजना अगर कारगर सिद्ध होती है, इसमें काम किया जाता है, तो ये अतिरिक्त जो पानी है बाढ़ का या ज्यादा बारिश का, वो क्या होगा, राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं उनमें जहां पर बारिश कम होती है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चंबल और उसकी सहायक नदी जैसे काली सिंध है, पार्वती है, उनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो किसमें, कि यहाँ के ये जो 13 जिले हैं जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो बाढ़ की समस्या भी हल हो जाएगी, पेयजल, सिंचाई और भी जो उद्योग हैं उनको भी पानी मिलेगा। तो बहुत बड़े लेवल पे इसका क्या हो रहा है, अभी चर्चा में है। तो इसमें 13 जिले, आप इसके बारे में और डीप पढ़िए, हो सकता है वहां से कोई क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये रिफाइनरी और ये ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। अभी मैंने सिर्फ 13 जिले बताए, एक हिंट दे दिया मैंने आपको कि ये पॉइंट पढ़ने हैं आपको, ठीक है। पूरा आप देखें कि औद्योगिक क्षेत्र, सिंचाई परियोजना बहुत सारी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से, तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा एक महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बिल्कुल खनिज चाहिए, रॉक फॉस्फेट वगैरह, चूना पत्थर वगैरह, ठीक है। संगमरमर बिल्कुल खनिज आधारित उद्योग है, आप देखते हैं आजकल कितना यूज होता है संगमरमर मार्बल का। कांच उद्योग, सिलिका चाहिए साहब, तो ये भी क्या, खनिज से। अब लास्ट इसमें बचता है इलेक्ट्रॉनिक्स हम खनिज से थोड़ी बनाएंगे, ठीक है। कांच तो सिलिका से बना लेंगे आप, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स किससे बनाएंगे? उसमें कई मटेरियल यूज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा इसमें, आपके ये महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है, ठीक है। नहीं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा साहब, ठीक है। बाकी सारे सीमेंट, संगमरमर, कांच आधारित जो उद्योग है वो महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आपको हटाना है। और आरएस का क्वेश्चन है, आप देखिए आरएस के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर देखिए, राजस्थान में विंध्य श्रेणी का विस्तार है, कहां पर है साहब? डोरा पर्वत, ठीक है, जालौर, अलवर जानते हैं आप, गिरवा, उदयपुर, मुकुंदरा, कोटा और झालावाड़, ठीक है, कोटा और झालावाड़। तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में विंध्य श्रेणी का विस्तार कहां पर है? मुकुंदरा पहाड़ियों पर है, मुकुंदरा पहाड़ियां इसका विस्तार है। अब ये इसको देख लो आप थोड़ा सा मैप में कि हाँ कैसे हो सकता है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है मैप में। अब देखिए, इसमें ये मालवा का पठार दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है विंध्यन रेंज, ठीक है, ये विंध्यन रेंज। अब ये राजस्थान का, ये देखिए कौन सा, ये कोटा और झालावाड़ वाला एरिया। अब देखिए, विंध्य श्रेणी का विस्तार कहां पर आता है? ये वाला एरिया में आता है, मुकुंदरा की पहाड़ियां में, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिला यहाँ पर, और यहाँ पर कोटा, ठीक है। तो यहाँ पर मुकुंदरा पहाड़ियां हैं और ये है विंध्यन रेंज। तो विंध्यन रेंज का विस्तार कहाँ तक है? ठीक है, तो ये आपके मुकुंदरा पहाड़ियों तक, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। विंध्य श्रेणी वैसे आपके एमपी में, और एमपी से आपके ठेठ जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, उसके बाद आपके झारखंड का एरिया है, वहां तक ये फैला हुआ है विंध्यन रेंज।
फिर देखिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियां हो जाएगा। विंध्य श्रेणी का विस्तार कहां तक है, मुकुंदरा या कोटा झालावाड़ तक। अंतिम प्रश्न देखिए तीसरे टेस्ट का, इसमें एक बहुत ही हटके क्वेश्चन कि हाँ झीलों के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है, तो आपको ध्यान रखना है स्वरूप सागर नहीं आती है। 2016 में ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था और नई आर्थिक समीक्षा जो थी उसके अनुसार ये झील इसमें शामिल नहीं है। 6 झीलें शामिल हैं। 6 झीलें कौन कौन सी है, तो 3 तो इसमें आ रखी है, ठीक है। 3 तो फतेह सागर भी है, नक्की भी है, आना सागर भी है, ठीक है। फिर बच गई पुष्कर, पिछोला और मानसागर। ये मानसागर कौन सी है साहब, जयपुर वाली है, ठीक है। तो ये 6 जिले, फतेह सागर, नक्की, आना सागर, पुष्कर, पिछोला और मानसागर, ये 6 जिले राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, स्वरूप सागर नहीं आती है, ठीक है। फतेह सागर उदयपुर में आप जानते हैं, नक्की माउंट आबू सिरोही में है, आना सागर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में है, पिछोला उदयपुर में है, मानसागर जयपुर में, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन बहुत एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित करके दिए हैं और कोई भी ये नहीं सोचें कि इतना कैसे, कई जनों को लगता है कि इतना कैसे पढ़ें, कैसे आएगा। कई जने तो अभी से नर्वस हो जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा तो कैसे करें। इसका मतलब ये था कि आपको तैयार रहना है, मतलब कैसा भी प्रश्न आ जाए, ठीक है। एक प्रकृति बता दी, एक पेपर का स्टैंडर्ड बता दिया है कि कई बार अपन देखते हैं कि हर एग्जाम के बाद जो नया एग्जाम होता है उसमें पैटर्न तो कुछ ना कुछ चेंज होता है और लेवल भी बढ़ता जाता है। इजी तो आपने देखा ही नहीं होगा कि पिछले पेपर से भी इजी आ गया, ठीक है, उससे हाई लेवल आएगा, ठीक है। तो अपन को कहाँ पर चलना है, पत्ते पत्ते चलना है। आरपीएससी भले डाली डाली चले, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इस प्रकार से तैयारी करनी है और एक टेस्ट और लेंगे अभी, इसके 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और 25 क्वेश्चन और रहेंगे और तब तक आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया रह जाएगा कि ज्योग्राफी का कैसे पेपर आएगा, राजस्थान, वर्ल्ड और भारत का भूगोल, ये तीनों कवर करवाएं 100 प्रश्न में। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखें, आप पूरा देखें, ठीक है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके काम में आए, इस एग्जाम में आया नहीं आया तो कोई दूसरा एग्जाम दो, जरूर काम में आएगा ज्योग्राफी जिस भी सिलेबस में है आपके, ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए आप।